ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादी माँ अनिका का यह एटीट्यूड देखकर हैरान रह गई थी। अनिका ने रुचित की चैलेंज एक्सेप्ट कर ली थी। अनिका का एटीट्यूड देखकर रुचित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, मगर वो अपने मन में उठ रही सारी बातें दबाकर कमरे से निकल गया। रुचित के जाते ही दादी माँ उसको आवाज लगाती हुई उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। रुचित और दादी माँ के जाते ही अनिका ने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और बच्चों के साथ सो गई। दादी माँ रुचित के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जैसे ही हॉल में आई, दादी माँ ने देखा कि रुचित वहीं सोफा पर बैठा था। दादी माँ के आते ही रुचित अपनी जगह से खड़े होते हुए दादी माँ से कहने लगा, देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप ही के कहने पर मैंने पहले वाली नौकरी छोड़कर इस नौकरी को एक्सेप्ट किया था, मगर अनिका जी को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत है। वह बस अपने मूड के हिसाब से बिजनेस करना चाहती हैं, मगर बिजनेस के मूड के हिसाब से नहीं होता, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर किया जाता है। अगर उनका रवैया इसी तरह रहा तो मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे परिवार वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मेरा यकीन मानिए कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इस मुसीबत समय में मुसीबत से बाहर निकालने के लिए ही मैं यहाँ आया था, मगर मुझे नहीं लगता कि अनिका जी ने मेरे हुनर को इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अनिका जी नहीं चाहती कि कोई भी अक्लमंद इंसान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जुड़े रहे। वह अपना अलग ही वर्चस्व बनाना चाहती हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का होगा। दादी माँ रुचित की बातें सुनकर काफी मायूस हो गई थी। दादी माँ काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। एक चेयर पर धीरे से बैठते हुए दादी माँ ने रुचित से कहा, अगर तुम यहीं रुक जाओ तो अच्छा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव थोड़ा तिखा है, मगर मैं यह चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहकर उसे बिजनेस करने के तौर तरीके सिखाओ। दादी माँ की बात पूरी होती ही रुचित ने धीमी आवाज में दादी माँ के पास आकर कहा, मैं तो सिखाना चाहता हूँ, मगर अगर कोई सीखना ही नहीं चाहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब उनके इस फैसले की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में उनके साथ साथ हमारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का भी नाम खराब हो जाएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि नया चेयरमैन बिजनेस करना नहीं जानता, तो लोग मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे और इस तरह की बातें मार्केट में फैल जाती हैं तो कंपनी के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। रोहित इतने सालों तक इतनी अच्छी तरह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभाल कर रखा था। अचानक उनकी मौत की खबर की वजह से पहले से मार्केट में मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर प्राइसेज में काफ़ी गिरावट आई थी। और अगर यह बात मार्केट में फैल गई कि नया चेयरमैन बिजनेस करना ही नहीं जानता, तो आप नहीं जानती कंपनी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दादी माँ रुचित की बात अच्छी तरह से समझ पा रही थी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद दादी माँ ने रुचित से कहा, तुम्हें क्या लगता है अनिका के इस फैसले की वजह से कितना नुकसान होगा। रुचित ने एक फाइल में कुछ पढ़ने के बाद दादी माँ से कहा, जिस तरह से सोने के भाव लगातार गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले 1 या 2 दिन में कम से कम 400 से 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, यह नुकसान मैं भरने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ की बात सुनते ही रुचित हैरान हो गया। दादी माँ ने रुचित से कहा, अगर कंपनी वाले अनिका पर इस बात का दोष डालते हैं तो फिर उनसे कह देना कि अनिका की तरफ से मैं इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास भी रोहित के दादाजी के मेरे लिए छोड़े गए कुछ फंड्स मौजूद हैं, जो अब तक कम से कम 500 से 600 करोड़ के हो चुके होंगे। मैं उनमें से 400 करोड़ कंपनी को चुकाने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ की यह बात सुनने के बाद रुचित बिल्कुल खामोश हो गया। रुचित ने धीमी आवाज में दादी माँ से कहा, ठीक है, देखिए, हमारे बीच जो शर्त लगी है उसके मुताबिक अगर वह यह शर्त हार जाती तो वह आगे चलकर हमेशा मेरा कहा मानेंगी।
सब कुछ अब इस शर्त के ऊपर निर्भर है। आप बस दुआ कीजिए कि अनिका जी ये शर्त हार जाए, क्योंकि उनकी हार में ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जीत होगी। एक बार वह मेरा कहा मानने लगे, उसके बाद आप देखिए मैं मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर कहां से कहां ले जाता हूं। यह कहने के बाद रुचित वहां से चला गया। लीला, जो हर वक्त दादी माँ के बगल में खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। रुचित के जाने के बाद लीला ने दादी माँ से कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आपका रवैया अनिका की तरफ देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अनिका से नफरत करती हैं, और दूसरी तरफ आप ही अनिका को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाती हैं। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? लीला की बात सुनकर दादी माँ की आंखें भर आईं। दादी माँ ने लीला से कहा, मैंने हमेशा से ही यह चाहा कि मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। उसके लिए मैंने काफी सख्त कदम भी उठाए थे। नन्हे से उम्र में रोहित को अपने सारे दोस्तों से, अपनी निजी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके उसे ऑफिस के कामों में व्यस्त कर दिया। मैं चाहती थी कि रोहित बिजनेस करने में इतना पावरफुल हो जाए कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। रोहित ने ऐसा किया भी। अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह से अपने दिल के किसी कोने में दबाकर रोहित ने अपनी सारी जवानी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए लगा दी। रोहित को प्रगति करते हुए देखकर मुझे काफी गर्व महसूस होता था। दौलत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी, मगर आखिरकार इन सब से क्या हासिल हुआ? रोहित के चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर वह सब कुछ हमारे पास भी होता तो भी हम खुश रह सकते थे। बस मेरा रोहित मेरी आंखों के सामने होता। अपने परिवार के साथ उसे खुश देखकर मुझे मेरी जिंदगी के मायने समझ में आने लगे। आज मेरे पास दुनिया भर की शोहरत है, मगर मैं जिस पर नाज कर सकूं ऐसा मेरा पोता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। बस अब तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे रोहित का परिवार सुरक्षित रहे। रोहित ने जिस लड़की को इतना प्यार किया है, उसे हर हाल में मैं हर मुसीबत से बचाकर रहूंगी। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं, मगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अनिका और रोहित के बच्चों को सुरक्षा देने की कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरा वजूद ही क्यों न मिटाना पड़े। इस बार दादी माँ की बात सुनकर खुद लीला की आंखें भर आई थी। दादी माँ अपनी बात पूरी करने के बाद धीरे से चलकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। लीला जानती थी कि दादी माँ मानसिक तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए अनिका की दी हुई दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट लीला ने दादी माँ को देकर उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह जब दादी माँ की आंखें खुली तब सुबह का 7 बज चुके थे। लीला दादी माँ के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई थी। दादी माँ की आंखें खुली तो लीला ने दादी माँ से कहा, आपकी तबीयत कैसी है अब? दादी माँ ने चश्मे पहनते हुए लीला से पूछा, क्या तुम जानती हो शेयर बाजार कितने बजे खुलता है? कुछ देर सोचने के बाद लीला ने कहा, हाँ, अभी इतने सालों से मारवा खानदान की नौकरी कर रही हूँ, यह बात तो अब तक जान चुकी हूँ। शेयर बाजार खुलने में अभी 2.5-3 घंटे का वक्त बाकी है। दादी माँ 3 घंटे तक काफी बेचैन रही। फिर बाजार खुलते ही दादी माँ ने ऑफिस के एक खास एम्प्लॉय को घर बुलाकर उससे बाजार की जानकारी हासिल की। मारवा ग्रुप के उस एम्प्लॉय ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, एक बुरी खबर है, सोने के भाव फिर से गिर गए हैं। लगभग 15% की गिरावट हुई है आज मार्केट खुलते ही। दादी माँ यह बात सुनकर काफी परेशान हो गईं। दादी माँ ने उस आदमी से पूछा, लगभग अब तक कितना नुकसान हो चुका है? उस आदमी ने कैलकुलेशंस करके दादी माँ से कहा, लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आंकड़ा सुनकर दादी माँ काफी परेशान हो गई थी। दादी माँ को रकम से ज्यादा अनिका की होने वाली बेइज्जती की फिक्र थी। तभी अचानक दादी माँ के फोन पर रुचित का कॉल आया। जैसे ही दादी माँ ने फोन रिसीव किया, रुचित ने दादी माँ से कहा, देखा आपने, मैं कह रहा था ना आपसे, अनिका जी ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत है। अभी भी वक्त है, आने वाले 3-4 दिनों में नुकसान की रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को 1000, 2000, 3000 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ेगा तो नए चेयरमैन की काबिलियत पर, लोगों के विश्वास को। अब नए बॉस में किसी को विश्वास नहीं होगा
तो आप सोचिए कंपनी की क्या हालत होगी। उस ऑफिस में जहां लोग अपने आप को बॉस से ज़्यादा समझदार समझने लगेंगे, उस ऑफिस की क्या हालत होती है, यह बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। चाहे घर चलाना हो या ऑफिस, अगर मुखिया ही सही ना हो तो कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। रुचित की बातें अब दादी माँ को तीर की तरह चुभ रही थी। रुचित का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद दादी माँ ने लीला से पूछा, अनिका कहाँ है, क्या कर रही है वह? दादी माँ के इस सवाल पर कुछ देर तक लीला ने कोई जवाब नहीं दिया। लीला की इस हरकत पर दादी माँ हैरान होती हुई लीला से कहने लगी, क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या पूछा? अनिका क्या कर रही है? लीला ने दादी माँ की इस बात का जवाब देते हुए कहा, वह दरअसल अनिका अभी तक सो रही है। उन्होंने घर के नौकरों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना हो तो उसे जगाने की कोशिश न करें। लीला का यह जवाब सुनकर दादी माँ काफी ज्यादा परेशान लगने लगी थी। दादी माँ के चेहरे पर अनिका के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लीला ने जैसी ही दादी माँ को शांत रखने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, दादी माँ ने लीला से कहा, चलो मुझे अभी उसके कमरे में ले चलो। दादी माँ की आवाज में काफी गर्मी थी। हालांकि दादी माँ का शरीर काफी कमजोर पड़ चुका था, मगर अभी भी दादी माँ की आवाज काफी भारी थी। लीला जानती थी कि दादी माँ काफी गुस्से में थी और इस वक्त अगर लीला दादी माँ को शांत करने के लिए कुछ कहती तो शायद दादी माँ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए दादी माँ की बात के सामने कोई आर्गुमेंट ना करते हुए दादी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर अनिका के कमरे की ओर ले जाने लगी। अनिका के कमरे में दरवाजे पर पहुंचने के बाद लीला दरवाजा नॉक करने लगी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। अंदर अपने बिस्तर पर लेटी अनिका को जब दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देने लगी, तब धीरे धीरे इरिटेट होकर अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका ने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि कोई उसे जगाने नहीं आए, मगर फिर भी सुबह के 10 बजे अनिका को जगाया जा रहा था। इस बात को लेकर अनिका काफी इरिटेट हो गई थी। अपनी आंखें मसलते हुए अनिका दरवाजे के पास गई और जोर से दरवाजा खोला। दरवाजे पर दादी माँ को देखकर अनिका के चेहरे से गुस्सा एकदम से गायब हो गया। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जोर से डांट लगाने वाली थी, मगर अचानक दादी माँ को देखते ही अनिका के शब्द उसकी जबान पर अटक गए। सुबह सुबह दादी माँ को अपने कमरे से बाहर देखकर अनिका ने पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? दादी माँ ने अनिका की इस बात पर ताना मारते हुए कहा, अगर ना भी होता तो तुम्हारी नींद में कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। खैर, मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि इस घर में अब यह सब कुछ नहीं चलेगा। कल से तुम रोज सुबह 6 बजे उठ जाओगे और सबसे पहले एक्सरसाइज करोगे, यह मेरा हुक्म है। जब पहले अनिका ने दरवाजा खोला था तो अनिका को लगा था कि दादी माँ सोने के भाव को लेकर अनिका के साथ कोई बहस करने आई थी, मगर दादी माँ ने सोने के भाव के बारे में अनिका से कोई बात नहीं की और कड़क आवाज में कहा कि तुम्हें रोज अब सुबह 6 बजे जगना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। सुबह 6 बजे जगने का मतलब अनिका पिछले कई सालों से जानती ही नहीं थी। अनिका को कम से कम 12 घंटे की नींद पूरी करनी होती थी। अगर वह 6 बजे जाग जाती है, इसका मतलब यह है कि शाम को 6 बजे ही अनिका को सो जाना होगा। ऐसे कई तरह से ख्याल अनिका के मन में चलते रहे। तभी दादी माँ ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, तुम्हें अब मारवा खानदान की बहू की तरह पेश आना होगा। तुम्हें बड़े बड़े खानदान के रीति रिवाज समझने होंगे, सीखने होंगे, अपने आप को बदलना होगा। इस तरह सोती रहोगी तो तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। ना कोई एक्सरसाइज, ना किसी तरह की मेहनत। अगर इसी तरह तुम वक्त बर्बाद करती रही तो बहुत जल्द तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी हेल्थ पर पहले से ज्यादा ध्यान दो। मैं अब ज्यादा दिन जीने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जब तक आर्यन बड़ा नहीं हो जाता तुम्हें फिट रहना होगा। आर्यन को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी माँ हो। और न सिर्फ आर्यन की बल्कि रिया और अलेक्जेंडर भी तुम्हारे बच्चे हैं। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान उन लोगों के लिए रखना होगा। खुद के लिए चाहे तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहो या ना चाहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस खानदान की बहू होने के नाते, रोहित के बच्चों की माँ होने के नाते तुम्हें तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना ही होगा। अनिका के पास दादी माँ की इस तानाशाही का काफी करारा जवाब था, मगर अनिका ने अपने शब्द अपने मुंह में ही जमा लिया। अनिका अच्छी तरह से जानती थी दादी माँ भले ही अनिका के साथ काफी सख्ती से पेश आ रही थी, मगर कहीं न कहीं
दादी माँ के इंटेंशंस कुछ और थे। दादी माँ की सोच काफी पुरानी थी, मगर उनकी नीयत साफ थी। इसलिए अनिका ने दादी माँ के साथ आर्गुमेंट करना सही नहीं समझा। अनिका को ऑर्डर देकर दादी माँ वहाँ से चली गईं। जब अनिका मल्होत्रा हाउस में रहती थी या गुलेरिया हाउस में रहा करती थी, तब उसके ऊपर कोई बंदिश या कोई रोक टोक नहीं होती थी। अब वह चाहे जब चाहे तब जागती थी, जब चाहे सो जाती थी। उस पर हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं था। मगर मारवा हाउस में आने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि एक बेटी और बहू के बीच में क्या फर्क होता है। हालांकि अनिका लोगों की बंधनों में बंधने वाली लड़की नहीं थी, मगर कहीं न कहीं अनिका जानती थी कि रोहित की गैर हाजिरी में अनिका को चुपचाप यह सब कुछ सहन करना होगा। जब अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि वापस से अनिका के दरवाजे पर नॉक हुआ। इस बार अनिका श्योर थी कि घर का कोई नौकर ही अनिका की नींद डिस्टर्ब करने के लिए आया था। इसलिए फिर से अनिका ने इरिटेट होकर दरवाजा खोला, मगर इस बार फिर से दादी माँ ही दरवाजे के बाहर अनिका का इंतजार कर रही थी। दादी माँ को देखकर फिर से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। इस बार दादी माँ ने बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक अनिका को देखा। अनिका की हालत देखकर दादी माँ समझ गई थी कि अनिका दादी माँ के टोकने के बाद भी जागी नहीं थी। मगर अनिका को पूरी तरह इग्नोर करते हुए दादी माँ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक चेक अनिका की ओर आगे बढ़ाया और कहा, यह रखो, अगर तुमसे नुकसान के बदले में हर्जाना मांगा जाए तो चुका देना। अनिका दादी माँ के हाथ से चेक लेकर उस चेक की रकम पढ़ने लगी। दादी माँ ने अनिका को 400 करोड़ का चेक दिया था। यह देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका ने कहा, दादी माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनिका को बीच में ही काटते हुए दादी माँ ने कहा, जरूरत है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने जरूरत पड़ने वाली है। मगर कोई बात नहीं, रोहित ने जो फैसला किया था उसे मैं भी निभाऊंगी। मैं रोहित की दादी माँ हूँ। रोहित के जाने के बाद अब रोहित के बच्चों के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी होगी और तुम्हारी वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई भी मैं ही करूंगी। काश तुम्हें जरा सा भी समझ होती। दादी माँ ने अनिका को बड़े ही दया भाव की नजरों से देखा और लीला के साथ वहाँ से चली गई। अनिका ने दादी माँ को चेक सिर्फ इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ ही दिन बाद दादी माँ को इस बात का एहसास हो जाएगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ था। उस दिन दादी माँ खुद समझ जाएंगी और अनिका को उस चेक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बिना चेक लौटाए उसको वहीं अपने कमरे में ड्रॉअर में रख दिया। तभी फिर से कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। अपने बाल बनाकर अनिका दरवाजे के पास गई और अपने कपड़े सीधे करते हुए अनिका ने बड़े ही आराम से दरवाजा खोला। अनिका ने सोच लिया था कि इस बार भी दरवाजे पर दादी माँ ही खड़ी होगी, लेकिन इस बार घर का नौकर अनिका को एक मैसेज देने आया था। नौकर को देखते ही अनिका ने एटीट्यूड से कहा, तुम लोगों से कितनी बार कहा बिना कारण मुझे जगाया मत करो। नौकर को अनिका की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी अभी नींद से जागी थी। नौकर ने सिर झुकाकर अनिका से कहा, सॉरी मैडम, दरअसल बात यह है कि मिसेज गुलेरिया आपसे मिलना चाहती हैं और इसलिए मुझे यहाँ आपको डिस्टर्ब करने आना पड़ा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह नौकर किसकी बात कर रहा था। मिसेज गुलेरिया कौन हो सकती थी, यह सोच सोचकर खुद अनिका परेशान हो गई थी। जब अनिका ने बेडरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर की रेलिंग से जाकर नीचे लिविंग रूम में देखा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि श्रेया अनिका को मिलने आई थी। आकाश के साथ शादी करने के बाद अब श्रेया भी मिसेज गुलेरिया बन चुकी थी। श्रेया को देखते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से फ्रेश होकर श्रेया से मिलने नीचे चली गई। अनिका श्रेया को देखकर काफी खुश नजर आ रही थी, जबकि श्रेया काफी उदास होकर बैठी थी। और अनिका को देखते ही श्रेया ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसे बर्दाश्त करने की भगवान तुम्हें शक्ति दे। मैं तो यही प्रार्थना कर सकती हूँ। श्रेया की आंखों में आंसू देखने के बाद अचानक अनिका को रियलाइज हुआ कि रोहित की मौत की खबर के बाद श्रेया पहली बार अनिका को अकेले में मिली थी कि रोहित के फर्नल में हालांकि गुलेरिया परिवार के सभी लोग मौजूद थे, मगर उस वक्त श्रेया को अनिका के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिला था। श्रेया को इतना उदास देखकर अनिका ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर बिठाते हुए कहा, देखो अब होने को कौन टाल सकता है, मगर इस तरह हम दुखी होकर जीना तो नहीं छोड़ सकते।
अच्छा मुझे यह बताओ कि शादी के बाद वहाँ घर पर सब कुछ ठीक है या नहीं? माफ करना, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से को मिलने नहीं आ सकी। हाँ, यहाँ एक के बाद एक ऐसी उलझने होने लगी थी कि इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती, श्रेया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, मैं समझ सकती हूँ, वहाँ घर पर भी सब कुछ ठीक ही है। वैसे मुझे आज यहाँ खास आकाश ने भेजा है। श्रेया की बात सुनकर अब अनिका भी थोड़ी थोड़ी सीरियस होने लगी थी। अपने पर्स से एक चेक निकालकर अनिका के हाथ में रख दिया। अनिका ने जब चेक पर लिखी रकम पढ़ी तो वह हैरान हो गई। आकाश ने 700 करोड़ का चेक भिजवाया था। श्रेया ने कहा, आकाश को पता चला कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी कंपनी के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए आकाश ने यह पैसे भिजवाए हैं और कहा है कि होने वाले नुकसान की भरपाई करके तुम उन सब की बोलती बंद कर देना। तुम गुलेरिया खानदान की बेटी हो, पैसों के लिए किसी का ताना कभी मत सुन लेना। और आकाश ने कहा है कि फ्यूचर में भी तुम्हें चाहे जितने भी पैसों की जरूरत पड़े, बिना सोचे बस मांग लेना। श्रेया की बात पूरी होते ही अनिका ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम उस खबर के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना। सोने के दाम अगले 2 दिन में काफी बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट तुम आकाश से कहना कि वह भी सोने में इन्वेस्ट करे, उसे भी भारी प्रॉफिट होगा। श्रेया को आकाश ने अनिका के लिए नुकसान के बदले में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भरपाई करने के लिए पैसे दिए थे। इससे अनिका एक बात समझ चुकी थी कि आकाश ने ग्रुप पर किंग ने भेजे हुए मैसेज को नहीं पढ़ा था। इसका मतलब साफ था कि अब आकाश इंपीरियल ग्रुप पर एक्टिव नहीं था। करण गुलेरिया ने आकाश के पास से इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप ले ली थी। अनिका ने श्रेया से पूछा, आकाश ने मेरे लिए इतना कुछ किया, पापा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? अनिका के सवाल पर श्रेया काफी परेशान नजर आने लगी। श्रेया ने अनिका के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं भी यह सोच सोच कर परेशान हूँ। पापा को तो पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, मगर फिर भी पापा ने तुम्हें देने के लिए कोई पैसे ऑफर नहीं किए। इनफैक्ट मैं तुमसे यहाँ मिलने आ रही थी, तब भी मैंने पापा से मिली। मैंने पापा को बताया भी कि मैं तुमसे मिलने जा रही हूँ, मगर फिर भी पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे भी पापा की ये बात काफी अजीब लगी। अपनी बेटी की मदद करने के लिए उन्होंने कोई पहल नहीं की। श्रेया की बात सुनकर अब अनिका को यकीन हो गया था कि करण गुलेरिया ईगल के नाम से ग्रुप पर ऑपरेट कर रहे थे और उन्होंने किंग का मैसेज पढ़ लिया था, इसलिए वह जानते थे कि अनिका पर कोई मुसीबत नहीं आने वाली थी। मगर श्रेया अपनी बात पूरी करने के बाद अपनी नजरें झुकाकर वहीं बैठी रही। अनिका ने श्रेया की आंखों में परेशानी पढ़ ली थी, इसलिए अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। घर पर सब ठीक तो है ना? तुमने आकाश के साथ कोई झगड़ा किया? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इन दिनों में आकाश और पापा के बीच में काफी टेंशन चल रही है। अनिका यह बात सुनकर हैरान हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश और करण गुलेरिया के बीच में कोई मतभेद हो सकता था। अनिका ने श्रेया से धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या कंपनी की ऑनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट? श्रेया ने फिर से अपनी नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम जब से मारवा परिवार के साथ जुड़ी हो तब से यह परेशानी खड़ी हुई है। दरअसल पापा ने कुछ साल पहले ही आकाश को कंपनी की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। फिर तुम उनकी जिंदगी में आई। आकाश को लगने लगा कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आज जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है, मगर पापा ने आकाश को हमेशा से अपना बेटा ही माना था और इस बात को साबित करने के लिए पापा ने अपने हिस्से की 51% शेयर आकाश के नाम कर दिए, जिससे आकाश को कंपनी चलाने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। आकाश के पास फुल पावर रहे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। मगर कहीं न कहीं आकाश को यह बात तीर की तरह चुभ रही है कि जो तुम्हारा अधिकार था वह तुमसे छीनकर उसे दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर आकाश हमेशा किसी एहसान के बोझ तले दबा रहता है। वह जानता है कि अब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को उसी को चलाना होगा, मगर वह तुम्हारा अधिकार भी नहीं मारना चाहता। आकाश ने आज तक मुझे तुमसे ये कहने भिजवाया है कि वह अब तक जिंदा है, तब तक कंपनी से होने वाले प्रॉफिट का 75% हिस्सा वह तुम्हें देता रहेगा। श्रेया की यह बात सुनकर अनिका जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, आकाश भी बिल्कुल पागल है, यह कैसी कैसी बातें सोचता है। अनिका को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर अचानक श्रेया अलर्ट हो गई।
अभी अभी रोहित की मौत हुई थी, मगर फिर भी अनिका के चेहरे पर या उसके बात करने के तरीके में कहीं कोई दुख नजर नहीं आ रहा था। श्रेया के मन में अचानक अनिका की बातचीत से शक पैदा होने लगा था। अनिका की हंसी सुनकर श्रेया को काफी हैरानी हो रही थी। अनिका ने कुछ देर बाद श्रेया से कहा, देखो, आकाश से कहो मेरे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज पर सिर्फ और सिर्फ आकाश का अधिकार है, और अगर उसने पैसे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डालने की कोशिश की तो मैं अपने बैंक मैनेजर से कहकर अपने अकाउंट में आकाश पैसे ना डाल सके ऐसी एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करवा लूंगी। अनिका ने वह चेक फिर से श्रेया के हाथ में थमा दिया। श्रेया भी अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि श्रेया अब इस परेशानी में थी कि रोहित की मौत हो जाने के बावजूद अनिका इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। अनिका के साथ कुछ देर बात करने के बाद श्रेया मारवा हाउस से वापस गुलेरिया हाउस जाने के लिए निकल गई। श्रेया के जाने के बाद अनिका भी तैयार होकर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठ गई। अनिका जानती थी कि अब कंपनी के चेयरमैन होने के नाते उसे हर रोज वक्त पर ऑफिस पहुंचना होगा, वरना लोग बात का बतंगड़ बना सकते थे। खासकर तब जब इस तरह की बातें मार्केट में फैली थी कि अनिका को बिजनेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसे कोई एक्सपीरियंस था। अनिका जानती थी कि अगर उसे लंदन पहुंचकर जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला हासिल करना था तो उसे पहले इस मैटर को अच्छी तरह सुलझाना था। अनिका अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वह लोगों की नजरों से बचकर लंदन पहुंच जाएगी। जैसे ही अनिका हेड ऑफिस में पहुंची, सभी लोग अनिका को घूर घूर कर देखते रहे। अनिका के आते ही सारा स्टाफ बारी बारी से अपनी जगह पर खड़े होते हुए अनिका को गुड मॉर्निंग कहता रहा, मगर सभी लोगों की नजरों में अनिका के लिए एक अजीब फीलिंग नजर आ रही थी। जैसे ही अनिका रोहित के केबिन में पहुंची, रोहित के केबिन के अंदर मौजूद हाउस कीपिंग स्टाफ अनिका को देखकर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अनिका को ऑफिस के लोगों का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, मगर अनिका ने किसी की परवाह किए बिना अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और रोहित के चेयर के ठीक बगल में एक और चेयर रखकर उस पर बैठ गई। अनिका अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ काम करने लगी। तभी अचानक अनिका की केबिन का दरवाजा खोलकर पंकज मारवा अपने बेटे आयुष के साथ केबिन के अंदर बिना परमिशन घुस आए। पंकज ने अनिका को रोहित के बगल वाली चेयर पर बैठा हुआ देखकर अनिका से कहा, चलो गनीमत है कि तुम इतना तो जानती हो कि तुम्हें कौन सी कुर्सी पर बैठना चाहिए। अनिका उन लोगों के साथ आर्गुमेंट करके वो टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अनिका उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी तो पंकज ने अनिका के सामने बैठकर अनिका से कहने लगे, देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि माँ तुम्हें सपोर्ट कर रही है और तुम्हारी वजह से कंपनी को जो नुकसान होगी उसकी भरपाई भी माँ अपने पैसों से करने वाली है। और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम गुलेरिया परिवार की बेटी हो। माँ के पैसे पूरे नहीं हुए तो तुम अपने घर से पैसे मंगवा कर भी नुकसान पूरा कर दोगे। मगर जरा सोचो, ये सब कितने दिन चलेगा? आज तुम्हारी वजह से हजारों का नुकसान हुआ है, कल तुम्हारे किसी गलत फैसले की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। कब तक अपने घर वालों से पैसा मंगवा कर तुम भरपाई करती रहोगे? एक कंपनी की चेयरमैनशिप की पोजीशन पर बैठने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है। अब रोहित इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए तुम रोहित की जगह पर बैठ गई हो, मगर यह सही नहीं है। माँ ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आज नहीं तो कल माँ को भी इस बात का एहसास हो जाएगा, मगर तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। अगर अब तक तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से कंपनी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद तुम नहीं जानती कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। यह लोग जो हमारे लिए काम करते हैं वह कई सालों से हमारे पास नौकरी करते हैं। तुम्हारे आने के बाद उन लोगों को एक इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है। सबको अपनी नौकरी खतरे में पड़ी नजर आ रही है। यहाँ तक कि कुछ एम्प्लॉयज़ तो यह भी बातें करने लगे हैं कि इसी तरह अगर अनिका मैडम कंपनी चलाती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब उन्हें किसी और कंपनी में नौकरी ढूंढने जाना पड़ेगा। अनिका पंकज मारवा की बातें सुन तो रही थी, मगर अनिका की नजरें अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर थीं। आयुष को अनिका का एटीट्यूड देखकर और ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। आयुष ने अपने दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए अनिका से कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सुन रही हैं, मगर सुनकर भी अनजान बन रही है।
भले ही पापा और बाकी सारे घर वाले आपको एक भोली भाली इनएक्सपीरियंस लड़की समझते हो, मगर मैं आपकी इंटेंशन अच्छी तरह से जानता हूँ। आयुष की बात सुनते ही अनिका ने अपनी नजरें उठाकर आयुष की ओर देखा। आयुष ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यह सब कुछ क्यों कर रही हैं। आयुष ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, अगर इसी तरह आप कंपनी को एक के बाद एक नुकसान के दलदल में धकेलती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब नंबर 1 बिजनेस ग्रुप की पोजीशन से मारवा इंडस्ट्रीज का नाम हट जाएगा, और अगर नंबर 1 की पोजीशन से हम हट गए तो जाहिर सी बात है कि नंबर 2 ही नंबर 1 हो जाएगा। और नंबर 2 कौन है, यह बात तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी बात सुनकर खुद पंकज मारवा के होश उड़ गए। पंकज मारवा की ओर देखकर आयुष ने कहा, इतनी सी बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अगर हमारी कंपनी को नुकसान होता है तो कहीं न कहीं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचता है। इसी तरह से कंपनी चलाती रही तो फिर हमारे नुकसान के साथ साथ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का फायदा बढ़ता जाएगा, और इतने सालों की मेहनत के बाद हमने मार्केट में जो नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है वह गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मिल जाएगा। सालों पुराना उसका नंबर 1 बनने का सपना पूरा हो जाएगा, और यह सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है। केबिन के अंदर आते वक्त जानबूझकर आयुष और पंकज ने केबिन का दरवाजा बंद नहीं किया था, इसलिए केबिन के अंदर आयुष और पंकज जोर जोर से जो बातें कर रहे थे वह सारी बातें बाहर बैठे हुए ऑफिस के स्टाफ भी सुन सकते थे। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। कहीं न कहीं सभी लोगों को आयुष की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जरा सोचो, करण गुलेरिया की इकलौती बेटी होने के बावजूद करण गुलेरिया ने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की बागडोर अनिका के हाथों में नहीं सौंपी, बल्कि अपने भतीजे आकाश के हाथों में सौंप दी, क्योंकि आकाश में बिजनेस करने की काबिलियत है। मगर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? रोहित की मौत के बाद रोहित की पत्नी को रोहित की कुर्सी पर बिठा दिया गया, बिना यह सोचे समझे कि क्या बिजनेस चलाने की लड़की में काबिलियत है या नहीं। मगर अनिका ने इस बात में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। बजाय इसके कि वह खुद ही इस पोजीशन से हट जाती, अनिका ने इस पोजीशन पर बने रहना बेहतर समझा, ताकि इस कंपनी का नुकसान करके वह गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचा सके। अनिका ने तो अपना नाम ही नहीं बदला, ये तो सभी लोग जानते हैं। अनिका ने अपना नाम अब तक अनिका गुलेरिया ही रखा है। वो मारवा खानदान का नाम अपनाने को तैयार नहीं है। यह सारी चीजें क्या इस बात का सबूत नहीं है? अनिका आयुष की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। अनिका सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन सकता था। तभी ऑफिस के बाहर खड़े कुछ एम्प्लॉयज दौड़कर अनिका के केबिन में आए और तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगे, मैडम, कुछ प्रेस रिपोर्टर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेस रिपोर्टर का नाम सुनते ही अनिका शॉक हो गई। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उस आदमी से पूछा, प्रेस रिपोर्टर क्या जानना चाहते हैं? रोहित की मौत के बारे में जो भी हम जानते हैं वह सब पहले ही उन्हें बता चुके हैं, और क्या जानना चाहते हैं? तभी अनिका के सामने खड़े उस आदमी ने अनिका से कहा, नहीं नहीं, यह रोहित सर के लिए कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। वह आपसे कंपनी की प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहते हैं। उन लोगों को लग रहा है कि आपने किसी प्लानिंग के तहत मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डुबाने के लिए कोई गहरी प्लानिंग कर रखी है। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की बातें कोई सोच भी कैसे सकता था, मगर अनिका अभी चुप रहने वाली नहीं थी। अनिका उन लड़कियों में से थी जो मुसीबत से भागने की वजह मुसीबत का सामना करना अच्छी तरह से जानती थी। अनिका तेजी से अपनी केबिन से बाहर निकली। अनिका के पीछे पीछे सब लोग बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाने लगे। सारे प्रेस रिपोर्टर वहीं इकट्ठा हुए थे। प्रेस रिपोर्टर के साथ साथ कंपनी के काफी एम्प्लॉयर्स भी कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हो गए थे। अनिका को देखते ही सारे प्रेस रिपोर्टर एक साथ अनिका को सवाल पूछने लगे। शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी के एक PR मैनेजर को सामने आकर सबको सख्ती से कंट्रोल करना पड़ा, और मैनेजर ने अनिका को कॉन्फ्रेंस हॉल के बीच में बने स्टेज पर जाने का इशारा किया और खुद माइक पर सबसे कहने लगा, मेहरबानी करके आप लोग शांत हो जाइए। अगर आप लोग इस तरह शोर मचाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्लीज आप लोग सब शांत हो जाओ। उस PR मैनेजर की बात सुनकर सारे प्रेस रिपोर्टर शांत होकर अपनी बारी बारी का इंतजार करने लगे।
तभी पीआर मैनेजर ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ मैडम, पहला सवाल आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? उस लड़की ने सीधे ही अनिका की ओर देखकर अपना पहला सवाल दाग दिया। उस लड़की ने पूछा, मैडम, क्या यह बात सच है कि आपको बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल सच है कि मुझे बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब यह नहीं बिजनेस हैंडल करना नहीं आता। तभी एक और प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछा, मैडम, आप गोल गोल बातें मत कीजिए। हमारे सवाल लाखों शेयर होल्डर्स की भावनाओं से जुड़े हैं। अगर आप अपनी मनमानी करके कंपनी को इस तरह से नुकसान पहुंचाती रहीं तो कई मिडिल क्लास लोग रातों रात बर्बाद हो जाएंगे। मैडम, आपके लिए 1000-2000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो 10,000-15,000 की सैलरी में भी अपना घर अच्छी तरह से चला लेते हैं। उन लोगों की जिंदगी भर की कमाई शायद उन्होंने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदकर इस आशा में लगाई है कि आप उन्हें भविष्य में 2 पैसे कमा कर देंगे। मगर आप इस तरह अगर बिजनेस चलाती रहीं तो बहुत जल्द मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा और साथ साथ उन हजारों लाखों शेयर होल्डर्स का भविष्य भी। इससे पहले कि अनिका इस सवाल का कोई जवाब दे पाती, एक और प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से कहा, सबसे पहले मुझे यह बताइए मैडम, रोहित मारवा की जगह लेते ही आपने कंपनी के लिए जो घाटे का फैसला लिया है उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को? अनिका ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए माइक पर कहा, देखिए, आप लोग 2 दिन के लिए रुक जाइए। 2 दिन के बाद आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मगर आप लोगों को सिर्फ 2 दिन इंतजार करना होगा यह जानने के लिए कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इस सौदे से नुकसान हुआ है या फायदा। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मैडम, मेरे ख्याल से आप फायदा तो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पहुंचाना चाहती हैं। सालों से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक ही सपना है, किसी भी तरह मारवा इंडस्ट्रीज को पीछे धकेलकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करें। क्या यह चेयरमैन की कमान संभाल कर आप अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहती हैं, या फिर रोहित मारवा की मौत भी किसी साजिश का हिस्सा थी, यह समझे हम। अनिका को उस प्रेस रिपोर्टर की बात ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उस प्रेस रिपोर्टर ने सबके सामने यह कह दिया था कि रोहित की मौत के पीछे कहीं न कहीं अनिका का हाथ था। अनिका को अब सबके सामने यह साबित करना था कि रोहित की मौत की वजह अनिका नहीं थी। अनिका ने सारे प्रेस रिपोर्टर से कह दिया था कि उसके सारे सवाल का जवाब उन्हें 2 दिन के बाद मिल जाएगा। जैसे ही प्रेस रिपोर्टर की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, अलग अलग मीडिया पर अनिका के बारे में अलग अलग बातें कही जाने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि आकाश गुलेरिया ने अपनी बहन को मारवा खानदान में भेजकर मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, ताकि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश की नंबर 1 कंपनी बन जाए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अनिका पर इल्जाम लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि आखिर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास अब जो कुछ भी है वह आर्यन के नाम होने वाला था। ऐसे में अनिका को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ ऐसी प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि रोहित की मौत भी गुलेरिया वर्सेज मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वार का नतीजा था। तो किसी ने अनिका और रोहित के रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। कई लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा था कि अनिका ने 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा था क्योंकि 2 दिन बाद इसी प्लानिंग की तरह गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक नंबर 1 कंपनी बन जाएगी और उस वक्त अनिका हमेशा हमेशा के लिए मारवा खानदान को पीठ दिखाकर फिर से गुलेरिया परिवार के साथ मिल जाएगी। इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान अनिका अपनी केबिन में बैठकर यह सोच रही थी कि इस तरह के वातावरण में भी किसी तरह वो रास्ता निकालकर लंदन पहुंचे, जहां जाकर उसे भी 16 पार्ट ड्रग का फार्मूला उत्सव यूनिवर्सिटी से लेना था। यह सारी बातें सोच रही थी कि अचानक अनिका को याद आया कि उस ऐसे वक्त में सिर्फ चिराग ही उसकी मदद कर सकता था, मगर चिराग और अब्दुल दोनों काफी टाइम से गायब थे। अनिका ने चिराग को कॉल लगाने की कोशिश की,
मगर चिराग का फोन आउट ऑफ सर्विस हो गया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चिराग गायब कैसे हो गया था। और ऐसे वक्त पर जबकि चिराग को चट्टान की तरह अनिका के साथ खड़ा रहना चाहिए था, ठीक उसी वक्त चिराग ने अपनी पीठ दिखाई थी। हालांकि अनिका भी जानती थी कि चिराग कई सालों से रोहित का वफादार रहा था। अनिका ने कभी भी चिराग से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। अनिका बस किसी तरह बिना किसी की नजरों में आए लंदन पहुंचना चाहती थी। तभी अनिका के केबिन में एक 25-26 साल की लड़की, जिसने बिजनेस सूट पहन रखा था, वह दाखिल हुई। अपने हाथों में कुछ फाइल्स थी। अनिका के टेबल पर वह फाइल्स रखते हुए इस लड़की ने कहा, हेलो मैडम, मैं चित्रा हूँ, आपकी सेक्रेटरी। मेरा मतलब है मिस्टर चिराग की जगह अब मैं काम करने वाली हूँ। उस लड़की चित्रा की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। चित्रा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैडम, यह कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। चित्रा काफी ऊपरी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि चित्रा कहीं न कहीं अनिका के आने से खुश नहीं थी। बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम कर रही थी। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए अनिका ने कहा, क्या हुआ, अचानक चिराग कहाँ चला गया? अनिका के बात का जवाब देते हुए चित्रा ने कहा, यह बात तो हम लोगों को आपसे पूछना चाहिए कि अचानक आपने चिराग को निकाल क्यों दिया? चित्रा की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने चित्रा से कहा, यह क्या कह रही हो तुम? मैंने चिराग को निकाल दिया? चित्रा ने मेज पर रखी हुई फाइल्स फिर से अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखिए मैडम, बनिए मत। मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आपने जानबूझकर चिराग को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि आप जानती थी कि चिराग रोहित सर का वफादार है और पिछले कई सालों से मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही वो अपनी वफादारी, ईमानदारी और काबिलियत से अच्छी तरह से संभाले हुए हैं। अगर चिराग अभी भी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए आपने चिराग मेहता को फायर कर दिया। चित्रा की बातें अनिका की समझ नहीं पा रही थी। अनिका ने अपनी जगह खड़े होते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए चित्रा की आंखों से आंसू छलकने लगे। चित्रा ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती चिराग कहाँ है इस वक्त। रोहित सर की मौत के बाद आपने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया और अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर चिराग का फोन बंद आ रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त चिराग कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। चित्रा को रोते हुए देखकर अनिका ने चित्रा के पास आते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में चित्रा से पूछा, क्या तुम चिराग से प्यार करती हो? यह सवाल सुनते ही चित्रा फूट फूट कर रोने लगी और पास पड़ी एक चेयर पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने के बाद चित्रा ने अनिका से कहा, पिछले 5 सालों से मैंने उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं चिराग भी वफादारी और उसकी ईमानदारी और काबिलियत का इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है, मगर आपने एक झटके में चिराग को इस कंपनी से बाहर कर दिया। मेरे ख्याल से आपकी इस हरकत का चिराग के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा है और इसलिए वह डिप्रेशन में आकर कहीं चला गया है। इनफैक्ट उसने रेजिग्नेशन लेटर भी यह लिखा है कि रोहित सर के चले जाने के बाद उसे काफी बड़ी मानसिक चोट पहुंची है और अब वह कंपनी के लिए शायद उस डेडिकेशन से काम नहीं कर पाएगा जिस डेडिकेशन से वह पहले काम किया करता था, और इसीलिए वह अपना इस्तीफा दे रहा है। इसके बाद चिराग ने अपने ईमेल में यह भी लिखा है कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, वह वापस नहीं आने वाला। मुझे तो डर है कि कहीं इतना बड़ा सदमा लगने के बाद वह अपने साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। लेकिन अनिका मैडम, आप भले ही आर्यन बाबा की माँ होने के नाते इस कंपनी की मालिक है, मगर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरे चिराग को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पहले ही आपके इंटेंशन के बारे में लोगों को पता चल गया है। जिस कंपनी को रोहित मारवा और मेरे चिराग ने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उसको इस तरह से आपके बुरे टेंशन की वजह से मरने नहीं दूंगी। कंपनी के इन्वेस्टर का भरोसा उठ गया है तो वह दिन दूर नहीं जब मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम खाक में मिल जाएगा, और मैं अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगी। चित्रा की बातों से अब तक अनिका को यह पता चल गया था कि चित्रा भी चिराग की तरह ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक वफादार एम्प्लॉय थी
और चिराग का इतना करीबी होने की वजह से चित्रा मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ जानती होगी। अनिका किसी तरह से लंदन पहुंचकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला हासिल करना चाहती थी। वो जानती थी कि अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता बच गया था, इसलिए बाकी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने सीधे ही चित्रा से पूछ लिया, सुनो चित्रा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हमारी कंपनी का लंदन में कोई ब्रांच है? क्या मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लंदन में कोई भी डिलीवर कर रही है, या ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई सप्लायर जो लंदन में स्थित है? क्या तुम उनके बारे में कुछ जानती हो? चित्रा बड़ी ही हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। चित्रा ने अभी अभी अनिका को अपने दिल की सारी बातें बताई थी, मगर अनिका ने उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए एक बड़ा ही बेतुका प्रश्न चित्रा से पूछा था। इससे अनिका के लिए चित्रा की इरिटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। चित्रा ने अनिका से कहा, सचमुच आपका दिल पत्थर का बना हुआ है। यहाँ कोई इंसान आपकी वजह से अपनी जिंदगी से दूर चला जा चुका है और आप हैं कि आपको हॉलीडे पर जाने की पड़ी है। देखिए, इस वक्त मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगले 2 दिनों में क्या होने वाला है। आपने प्रेस रिपोर्टर से यह तो कह दिया है कि 2 दिनों बाद उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। अगर आपकी वजह से सोने में किए गए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट में घाटा हुआ तो यह घाटा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रह जाएगा, यह घाटा पूरी की पूरी मारवा इंडस्ट्रीज को ले डूबेगा। इतने सालों से रोहित सर ने मारवा इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया है, नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है, पर मैं इतनी आसानी से नंबर 1 की पोजीशन गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हाथ में नहीं जाने दूंगी। भले ही आज रोहित सर इस दुनिया में नहीं रहे और आपने चिराग को इस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है, मगर मैं अभी यही हूँ और मेरे होते हुए आप अपनी प्लानिंग में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अनिका जानती थी कि चित्रा जो कुछ भी कह रही थी वो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि वह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वफादार थी, और इसलिए चित्रा की बातों का बुरा ना मानते हुए अनिका ने चित्रा से कहा, देखो, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगी, मगर मैं तुमसे जो सवाल पूछ रही हूँ वह मेरे लिए बेहद जरूरी है। चित्रा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अनिका से कहा, और मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं किसी भी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाऊं। मैं जानती हूं कि आप काफी पावरफुल हैं, रोहित सर की जगह पर बैठी हैं आप, चाहे तो मुझे एक ही सेकेंड में नौकरी से निकाल सकती हैं। अगर आपने मुझे भी चिराग की तरह दूर करने की कोशिश की तो मेरे साथ और कई लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस इंडस्ट्रीज ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, और आज जब मारवा ग्रुप को हमारी जरूरत है तो हम सब भी उनके वफादार एक चट्टान बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। यह कहने के बाद चित्रा अनिका की केबिन से बाहर निकलने लगी। अनिका ने तेजी से चित्रा की ओर अपने कदम बढ़ाए और चित्रा से पूछा, 1 मिनट, रुक जाओ वहीं पे। अनिका की आवाज सुनकर चित्रा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अनिका चित्रा के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और चित्रा से पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने किससे कह दिया कि मैंने चिराग को निकाला है? चित्रा की आंखों में भी अभी भी आंसू थे, मगर अब आंसू की जगह गुस्से से सैलाब ने ले ली थी। चित्रा ने बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसी बातें तो सिर्फ वही बता सकता है जो आपके बेहद करीब हो, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अब तक जान चुकी हैं कि आप ही के किसी करीबी ने मुझे यह सब कुछ बताया है। पर चिराग तो इस कंपनी से इतना प्यार करता है कि उसने अपने रेजिग्नेशन लेटर में यह तक नहीं लिखा कि उसने यह रेजिग्नेशन लेटर सिर्फ आपकी वजह से दिया है, मगर ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। आपने कोशिश तो बहुत की कि यह बात किसी को पता न चले, मगर मुझ तक यह बात पहुंच गई, और मुझ तक यह बात पहुंचने वाला आप ही का कोई बेहद करीबी है। यह बात भी मैं आपको बता देती हूँ, मगर वह कौन है यह पता लगाना अब आपका काम है। आपने इस कंपनी का भरोसा तोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपके ही किसी भरोसेमंद इंसान ने आपको धोखा दिया है। जो इंसान विश्वासघात को हथियार बनाकर रखता है उसे भी बदले में विश्वासघात ही मिलता है। आपने लोगों को यह तो कह दिया है कि 2 दिन बाद उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं भी देखती हूँ आपके मन में
अब जो सवाल चल रहा है, आपको कब तक उसका पता चलता है। यह कहने के बाद चित्रा तेजी से अनिका के केबिन से बाहर निकल गई। चित्रा की बातें सुनकर अनिका पूरी तरह से शॉक हो गई थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के कौन से ऐसे करीबी ने इस तरह की बात चित्रा को बताई थी। कौन था वह जो अनिका के भरोसेमंद होने के बावजूद अनिका के खिलाफ इस तरह की बातें फैला रहा था। चित्रा के जाने के बाद काफी देर से अनिका सोचती रही कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने चित्रा को इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी थी। अनिका चाहती तो अगले ही पल चित्रा को अपने काम से निकलवा भी सकती थी, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि चित्रा को किसी ने मिसगाइड किया था, जिसकी वजह से चित्रा इतनी इम्पेशेंट होकर अनिका के साथ बात कर रही थी। मगर कहीं न कहीं चित्रा को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से काफी लगाव था, इसलिए चित्रा ने हिम्मत करके अपने ही बॉस के साथ इस तरह की बात की थी। अगले 2 दिनों तक अनिका यही सोचती रही कि वह किस तरह से लंदन पहुंचकर V16 पावर ड्रग हासिल करे। साथ ही साथ अनिका के मन में चित्रा की कही हुई बात भी दौड़ रही थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन था जो अनिका के साथ रहकर अनिका का दोस्त बनकर अनिका के बारे में इस तरह की बातें फैला रहा था। ऑफिस के लोग अब अनिका के साथ ज्यादा बहस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि अनिका ने 2 दिन का टाइम मांगा था। अगले दिन भी सोने के दाम में भारी गिरावट देखी गई। लोगों का गुस्सा और इरिटेशन अनिका के लिए बढ़ने लगे थे। मीडिया पर भी अनिका के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही थी, मगर अनिका इन सब बातों को बिल्कुल अनसुना कर देती थी। 2 दिन बाद मारवा हाउस में सुबह 6 बजे अचानक अनिका की आंखें खुली। अनिका के कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था। शायद घर में किसी तरह की इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए आधी नींद में जाकर अनिका अपने बेडरूम के दरवाजे के पास गई। जैसे ही अनिका ने दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि दादी माँ व्हील चेयर पर बैठी अनिका का दरवाजा अपनी छड़ी से नॉक करी थी। अनिका को देखते ही दादी माँ ने अनिका से कहा, सुबह के 6 बज गए हैं, तुम शायद भूल गई हो मैंने तुमसे 2 दिन पहले क्या कहा था। अनिका को तभी अचानक दादी माँ की कही हुई बात याद आ गई। 2 दिन पहले जब दादी माँ अनिका से मिलने आई थी, तब दादी माँ ने अनिका से कहा था कि उसे अब से रोज सुबह 6 बजे उठ जाना है और एक्सरसाइज करनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दादी माँ को सुबह सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर देखकर अनिका हैरान हो गई थी। अनिका ने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी बात मनवाने के लिए दादी माँ इस तरह से खुद ही अनिका को जगाने आ जाएंगे। कोई और होता तो शायद अनिका ने दरवाजा बंद कर लिया होता, मगर अनिका जानती थी कि बूढ़ी दादी माँ इस वक्त सिर्फ अपने पोते की माँ को उस लायक बनाना चाहती थी कि वह परिवार और कंपनी की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा सकती है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बूढ़ी दादी माँ किस तरह की इमोशंस से गुजर रही थी। रोहित की मौत की खबर ने दादी माँ को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। दादी माँ का शरीर और चेहरा पहले से काफी ज्यादा कमजोर नजर आने लगा था, इसलिए बिना किसी आर्गुमेंट के अनिका ने अपना सिर झुकाकर दादी माँ से कहा, बताइए क्या करना है मुझे। इस बात पर दादी माँ ने कहा, चलो मेरे साथ, हम नीचे गार्डन में जाएंगे। अनिका भी दादी माँ के इशारों पर दादी माँ का पीछा करते हुए नीचे गार्डन में पहुंची। मारवा हाउस की गार्डन में एक बड़ा सा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया था। घर के सारे मेंबर्स उसी जॉगिंग ट्रैक का इस्तेमाल किया करते थे। मारवा हाउस में हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी। स्विमिंग पूल से लेकर जिम तक हर चीज घर के अंदर ही बनाई गई थी। मारवा खानदान के लोगों को किसी भी चीज के लिए बाहर मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं थी। एक पूरा का पूरा क्लब हाउस घर के टेरेस पर भी बनाया गया था। दादी माँ व्हील चेयर पर बैठी रही। दादी माँ के ठीक पीछे लीला खड़ी थी। दादी माँ ने जॉगिंग ट्रैक पर अपनी छड़ी से इशारा करते हुए अनिका से कहा, जाओ उस जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ो और तब तक दौड़ती रहना जब तक तुम्हारे माथे से पसीना न बहने लगे, और अगर पसीना नहीं बहे तो कम से कम 20 मिनट तक दौड़ती रहना। दादी माँ के कहने पर अनिका ने जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग करना शुरू कर दिया। दादी माँ बड़े ही ध्यान से अनिका को देख रही थी। अनिका हर 10 सेकंड में उबासियां लेते हुए धीरे धीरे जॉगिंग ट्रैक पर चल रही थी। तभी दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अनिका अपनी आंखें खोलो और सावधान हो जाओ, वरना लोगों का सामना कैसे कर पाओगी। तुम्हारे लिए आगे की जिंदगी इसी तरह ही होने वाली है। हर पल तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इस तरह आलसी रहोगी
तो ना खुद का ध्यान रख पाओगी और ना किसी और का। आंखें खोलो और दौड़ो। यह कहते हुए दादी माँ ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। छड़ी के पटकने की आवाज से गार्डन में पेड़ पौधे पर बैठे पंछी अचानक आवाज करते हुए यहाँ वहाँ उड़ने लगे। उन पंछियों के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज के साथ साथ अनिका की स्पीड भी बढ़ने लगी। इसके बाद देखते ही देखते अनिका पूरे ग्राउंड में दौड़ लगाने लगी। दादी माँ बड़े ही ध्यान से अनिका को देख रही थी। लगभग 20 मिनट हो चुके थे मगर अनिका के माथे से पसीने की एक बूंद नहीं निकली थी। लीला ने दादी माँ से कहा कि 20 मिनट पूरे हो गए थे। तब दादी माँ ने अपने हाथ के इशारे से लीला को चुप रहने को कहा। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस लड़की को सजा दे रही हैं या उसका ख्याल रखने के लिए यह सब कुछ कर रही हैं। दादी माँ की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी। लीला की बात का जवाब देती हुए दादी माँ ने कहा, ना चाहते हुए भी मुझे इस लड़की का ख्याल तो रखना ही होगा। मेरे रोहित की पसंद है यह। अगर मैं इसे सही रास्ते पर ले आऊं तो ऊपर जाकर रोहित को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगी। जिंदगी भी मुझे अजीब मोड़ पर ले आई है। ऐसी ही सख्ती बरत कर मैंने रोहित को भी इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार किया था। यहाँ तक कि रोहित से उसका बचपना छीनकर मैंने बेहद कम उम्र में ही रोहित को जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा दिया था। रोहित ने भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। जब रोहित बड़ा हुआ और लोग उसकी तारीफ करने लगे तब कहीं न कहीं मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह तारीफ मेरे लिए की जा रही थी, मेरी परवरिश के लिए ही की जा रही थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा कि रोहित जिसके भविष्य के लिए मैं यह सब कुछ कर रही थी वह मेरे वर्तमान से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर मुझे पहले ही पता होता कि आगे कुछ कहने से पहले दादी माँ ने अपना सर झुका लिया। दादी माँ आंसू नहीं बहाना चाहती थी, खासकर जब बाकी लोगों की नजरें दादी माँ पर थी। अपने इमोशंस पर काबू करते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालकर माँ बाप बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत देना चाहते हैं, मगर वही बच्चा जब बीमार पड़ जाता है तब वही माँ बाप सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा चाहे परीक्षा में फेल हो जाए, बस किसी तरह हमारा बच्चा जिंदा रहे। जो करना चाहे कर सकता है, चाहे मर्जी पढ़ाई करे चाहे मर्जी वो पढ़ाई ना करे। बड़ी नौकरी तो दूर की बात है, माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा बीमारी से बाहर निकल जाए तो सारी जिंदगी उसे बैठा कर खिलाएंगे, कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पल भर में इंसान की सोच बदल कर रख देती है। आज जब मेरा रोहित मुझसे छीन लिया गया है तो मैं बस सिर्फ इतना ही सोचती हूँ कि चाहे रोहित कंपनी की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल ना होता, चाहे रोहित इतना काबिल ना होता, बस मेरा रोहित मेरे साथ होता। लीला अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ के लिए रोहित की मौत बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल था, मगर वह ये भी जानती थी कि दादी माँ के लिए इतना मानसिक तनाव भी सही नहीं था। इसलिए दादी माँ के कंधे पर हाथ रखती हुई लीला ने कहा, मगर दादी माँ, अब आपको यह सोचना है कि अब आप रोहित के लिए क्या कर सकती हैं। रोहित जिनसे प्यार करता था, आप उन्हें कैसी जिंदगी देना चाहती हैं, अब यह आपको सोचना है। लीला की बात सुनते ही दादी माँ ने फिर से अनिका पर अपनी नजर डाली। अनिका के चेहरे पर अभी भी पसीना नहीं नजर आ रहा था। दादी माँ ने अपनी छड़ी फिर से जमीन पर पटकते हुए ऊंची आवाज में अनिका से कहा, अनिका रुक जाओ, बहुत हो चुका। अनिका को दौड़ते हुए 25 मिनट हुए थे। अनिका के लिए तो यह सिर्फ वार्म अप था, अभी असली एक्सरसाइज शुरू भी नहीं हुई थी। जब अनिका धीरे से जॉगिंग करते हुए दादी माँ के पास आकर खड़ी हुई तो दादी माँ ने कहा, आज पहला दिन है तुम्हारा, ज्यादा अपने आप को खींचने से शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे जॉगिंग का टाइम बढ़ाते रहना, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद दादी माँ ने गौर से अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जरा देखो अपने आप को, कितनी दुबली पतली हो, कितनी कमजोर हो, ना कोई एक्सरसाइज करती हो, ना ठीक से खाना पीना खाती हो। ऐसे में तुम सारी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकती हो। तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दिया गया है। वहाँ दादी माँ सोच रही थी कि अनिका के लिए इतनी एक्सरसाइज करना सही नहीं होगा, मगर वहीं अनिका मन ही मन सोच रही थी कि दादी माँ को खुश करना तो बेहद आसान था। अगर 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज से दादी माँ मान जाती हैं, तो यह काम अनिका के लिए चुटकी बजाने जितना आसान था। दादी माँ अनिका को अपने साथ डाइनिंग हॉल में ले गईं।
अनिका ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही काफी सारी खाने पीने की चीजें सजाई गई थी। कई सारे जूस, बॉइल्ड एग्स और अलग अलग प्रकार के सैलेड रखे गए थे। दादी माँ ने इशारे से अनिका को एक चेयर पर बैठने के लिए कहा। अनिका चुपचाप दादी माँ की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए चेयर पर जाकर बैठ गई। अनिका के बैठते ही नौकरों ने अनिका के सामने एक बड़ी सी प्लेट रख दी और एक के बाद एक अनिका के लिए स्पेशली तैयार की हुई हर चीज अनिका की प्लेट में सजाई जाने लगी। ज्यादा करके नाश्ते में अनिका के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन चीजें रखी गई थी। अनिका ने अलग अलग बाउल में नजर डालने के बाद एक नौकर से पूछा, यह क्या सारी उबली हुई सब्जी बनाई है? क्या नाश्ते में इसी तरह का नाश्ता करते हैं मारवा परिवार वाले? अनिका के सवाल पर नौकर परेशान हो गया कि वह अनिका को क्या जवाब दे। नौकर काफी कंफ्यूज लग रहा था। नौकर की नजरें दादी माँ से जाकर टकराई। दादी माँ ने अपनी आवाज गहरी करते हुए अनिका से कहा, लोगों के लिए जो नाश्ता बनेगा वह उन्हें सर्व किया जाएगा। तुम्हारे लिए जो नाश्ता बना है वह तुम्हें सर्व होगा। आखिर तुम्हें इसी तरह का नाश्ता करना है। तुम्हारी सेहत के लिए जो जो अच्छी चीजें हैं तुम्हें वही खिलाई जाएंगी। इतनी दुबली पतली रहोगी तो आने वाली मुश्किलों का कैसे सामना करोगी? इतना याद रखना, अब रोहित तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए अब तुम ही उनकी माँ हो और तुम्हें उनके लिए पापा हो। जब तक आर्यन को तुम इस परिवार की और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर नहीं सौंप देती, तब तक तुम्हें अपने आप को संभालना है। यह मत समझना कि मुझे तुमसे कोई प्यार है। मैंने जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है उसे पूरा करने के लिए तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि दादी माँ अनिका को डांट लगा रही थी या अनिका से प्यार जता रही थी, मगर जो भी हो, अनिका इस वक्त अपने दिमाग में चल रही बातों से किसी भी तरह की कमेंट नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपनी प्लेट में पड़ा नाश्ता करने के बाद अनिका अपने बेडरूम में चली गई। अनिका के जाने के बाद दादी माँ ने लीला से कहा, नौकरों से कह दो कि आज मैं हेड ऑफिस जाने वाली हूँ, मेरे जाने की सारी तैयारियां कर दी जाए। दादी माँ की बात सुनकर लीला हैरान हो गई। उसने दादी माँ से पूछा, लेकिन आप ऑफिस जाना क्यों चाहती हैं? दादी माँ ने लीला की ओर देखकर कहा, तुम शायद भूल रही हो, अनिका ने 2 दिन का टाइम मांगा था लोगों से और आज वह 2 दिन पूरे हो रहे हैं। आज अनिका के लिए मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा दिन है। आज जब लगातार तीसरे दिन सोने का भाव गिरेगा तो उसके साथ साथ अनिका पर मुसीबतों का एक पहाड़ सा टूट पड़ेगा और ऐसे वक्त में मैं अनिका के साथ रहना चाहती हूँ।